आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार है। पूरा देश धूमधाम से इस त्योहार को मना भी रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि स्नेह और अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि स्नेह, विश्वास, संस्कार और आत्मीयता के पावन पर्व रक्षाबंधन में भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक इस पवित्र पर्व पर हम सभी अपनी सनातन संस्कृति, विरासत और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु संकल्पित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को फ्री बस सर्विस का भी तोहफा दे दिया है। साथ ही बहन बेटियों को सुरक्षा की गारंटी भी दी है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। बेटी घर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहे, बल्कि हमारा लक्ष्य है बेटी घर से निकले, कार्य करे, कारोबार करे और रात में भी अपने अधिकार के साथ सुरक्षित घर लौट सके। ये सरकार गारंटी दे रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाई। इस मौके पर रक्षा सूद बांधने वाली महिलाओं को शगुन के तौर पर लिफाफा भी दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इसे लेकर अब यूपी में सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है, इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, साथ ही वोट खरीदने का प्रयास भी बताया है और बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है। अजीत जी, मैं उसी बात से शुरू करता हूं जो अभी योगी आदित्यनाथ जी कही, देख सपाई बिटिया घबराई। ये नारा क्यों लगा? अगर नारा लगा था तो क्या वजह थी जिसका इस्तेमाल इस वक्त योगी कर रहे हैं? नहीं, ये उस समय का नारा नहीं है, तो अभी बाद का नारा ही है। ऐसा नहीं कि 2017 में इस नारे पर चुनाव लड़ा गया था। ये तो बाद में, अब चूंकि महिला वोट को लेकर के एक पॉलिटिक्स बहुत पूरे देश में हो रही है, आपको पता है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर महिलाएं इमर्ज कर गई हैं और स्वतंत्र होकर के वोट डाल रही हैं। वो अपना हित समझ रही हैं। बिहार में हम लोगों ने देखा, पूरे देश में है, देश का भी एक आंकड़ा है, और मतलब देश के 13-14 बड़े राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के ज्यादा वोट करने के आंकड़े आए हैं। तो महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं, इंडिपेंडेंट होकर के वोट कर रही हैं, अपने इंटरेस्ट को समझ के वोट कर रही हैं। और उनका इंटरेस्ट कहाँ है कि उनको, जो अभी कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, कि सुरक्षा मिले और स्वावलंबन हो, मतलब उनको काम रोजगार मिले और वो काम रोजगार के जाते समय सुरक्षित हो। तो ये दोनों चीजें अगर कोई भी सरकार सुनिश्चित कर रही है, बिहार में नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया और इसका उनको कितना बड़ा लाभ हुआ, ये हम लोग आज तक देख रहे हैं। पिछले 21 साल से चुनाव जीत रही है पार्टी उनकी और गठबंधन। तो ये फोकस है। अभी हमने इस पर देखा, अभी कहा आपने कि उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बस कर दिया। 60 साल से ऊपर की महिलाएं लगभग
हमको लगता है 1 करोड़ से ज्यादा ही महिलाएं होंगी जिनको इसका लाभ मिलेगा। तो वो महिलाएं काम पर अगर जा रही हैं, सुरक्षित जाएं और वो मुफ्त में बस में जाएं, एक सुविधा ये हो रही है। और अखिलेश यादव ने कहा है, अभी अनाउंस किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपया महिलाओं को देंगे साल में। और उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया कि हम अभी 20,000 रुपए डालेंगे महिलाओं के खाते में, और उसके बाद सरकार बनेगी तो 10-10 हजार रुपया डाल के 50,000 पूरा करेंगे उनके खाते में। तो ये दोनों तरफ से समान रूप से प्रयास हो रहे हैं महिला, लेकिन सुरक्षा मुझे लगता है कि आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण है, वो आप आंकड़ा लगा सकते हैं। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और 2022 में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को महिलाओं के 48% के करीब वोट मिला, राहुल जी, और समाजवादी पार्टी को 14%, बीएसपी को 14% और कांग्रेस को 3 मिला। लेकिन 2024 में बीजेपी को 43% मिलता है, लेकिन कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उन्हें करीब 45% वोट मिलता है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, 2022 में विधानसभा चुनाव जो हुए, तब जो है एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा, 2 खास तौर से मुद्दे जो हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। एक तो महिला जो वोटर्स हैं उन्होंने सुरक्षा की बात की थी कि किस तरह से एनवायरनमेंट पूरे प्रदेश में सुरक्षा का वो बदला है, बेहतर हुआ है। दूसरा जो फ्री राशन वाला इशू था, ये 2 इशू बहुत बड़े इशू थे जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको देखने को मिले 2022 में। बाद में देखिए, हर पार्टी ये कोशिश करती है कि वो अपने महिला वोटरों को रिझाए और उसके हिसाब से स्कीम्स लेके आए, और कोशिश करते हैं सारी पार्टियां। तो विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी है, उनको भी ये लगा कि महिला वोटरों को जो है आपको रिझाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे संवाद बढ़ाना चाहिए। तो नेचुरली कहीं ना कहीं शिफ्ट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि महिला वोटर, बहुत सारी महिला वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को बेहतर पार्टी स्वीकार करती हैं। ठीक। अब रक्षाबंधन पर राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी से पूछा है कि अगर हिंदू हैं तो फिर रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते, प्रियंका गांधी से रक्षा सूत्र क्यों नहीं बंधवाते हैं। अगर राहुल गांधी हिंदू हैं तो फिर वो प्रियंका गांधी से रक्षा सूत्र बनाकर दिखाएं, यानी राखी बांध कर दिखाएं। अगर वो हिंदू नहीं है तो फिर उन्हें सनातन धर्म पर बोलने का अधिकार ही नहीं है, वो मनुस्मृति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। दरअसल पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर सवाल उठाया था, जिसे लेकर ही राहुल गांधी से हिंदू होने पर प्रमाण मांगा गया है। जो हमारे धर्म का ही नहीं है वो हमारे धर्म की बात क्या जाने। बोलो, जो राहुल गांधी कितने दिन से मांग कर रहे हैं, भाजपाई बार बार मांग करते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, कभी तो अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाते, उसकी रक्षा का वचन देके दिखाई दो। आज तक दिखाई दिया? ये क्या चाहने की क्या रक्षा होती है? स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र कर दो। कैसे स्वतंत्र कर दें? अभी अभी बच्चा पैदा हुई, कोई पिता कैसे उसको स्वतंत्र कर सकता? अब रक्षाबंधन के मौके पर देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बहनों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कहते हुए मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है कि हमारी 3 करोड़ से ज्यादा ऐसी बहनें जो पहले घर के चौके चूल्हे तक सीमित रहती थी, लखपति बन गई हैं। रक्षाबंधन के दिन हमारा संकल्प है बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण। उन्होंने संकल्प लिया है कि महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालेंगे। मैं हृदय से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, संकल्प मन में यही है कि भाई के नाते, मंत्री के नाते, मंत्री बाद में पहले भाई, और बेटियों का तो मैं मामा हूं। मामा से प्यारा कोई नहीं होता, आपको पता है। तो हमारा संकल्प यही है कि हर बहन की गरीबी दूर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो, राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़े। देखो, खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरे मेरी बहनें, और एक सुखी जीवन जिए और अपने देश को समृद्ध बनाए। भारत को बनाना है विकसित भारत, तो केवल भाई नहीं बनाएंगे। विकसित भारत बनाने में बहनों का रोल भी बहुत बड़ा रहने वाला है। अजीत जी, जितने हमने अभी बयान सुना है या बताएं, उसमें साफ जाहिर है कि आधी आबादी यानी कि महिलाओं के प्रति सारी जो पार्टियां हैं अब वो ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार उन्होंने उनके कई सारे ऐसे कदम ही हैं जिसको हम मान सकते हैं। आप तो देखिए ना, फोर्सेज में जिस तरह से महिलाओं को अब पदोन्नति मिल रही है और जिस पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। फाइटर पायलट से लेकर हर चीज बन रही है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो शंकराचार्य ने बात कही है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी अगर वो मानते कि सनातनी है तो राखी क्यों नहीं बांधते। दूसरी बात है कि वो अपने जो
जो पुणे में जो कार्यक्रम हुआ मनुस्मृति के जरिए, वो कौन से वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू वोटर तो लगता नहीं है कि वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो किस तरह के वोटर्स को साध रहे हैं वो? देखिए, एक तो जो राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति को कहा, वो बहुत ही बेकार और फालतू का बयान था। उनको इस मामले में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने न मनुस्मृति पढ़ी है, न उसकी व्याख्या पढ़ी है, न उनको कुछ पता है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट उनको नहीं पता है। वो एकदम बिना मतलब की बात थी, और उसका जितना बड़ा नुकसान उनको हुआ है हाल के दिनों में किसी दूसरी बात का नहीं हुआ है। उनको पता नहीं, यही बात जानकारी नहीं है कि वो कोई हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, हम अपने पूजा की जगह पर रख के रामचरितमानस की तरह उसकी पूजा नहीं करते हैं, और उससे कोई गाइड नहीं होता है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, जो समय के साथ ऑब्सोलेट हो गई, बाहर निकल गई, सब प्रैक्टिस में नहीं है। भारत के लोग जो है संविधान और कानून के हिसाब से चलते हैं, मनुस्मृति से कोई नहीं चलता है। उसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं जो कानून संहिता बनाई गई थी उस समय की, इसलिए उनको उस पर नहीं बोलना चाहिए। तो हर कोई बनाता है ना, बात बनवाता है। उस पर हमारे वो मनुस्मृति वाली बात आपने पुणे वाली कही, राहुल गांधी का कॉन्टेक्स्ट से बाहर था, बिना मतलब का था। लेकिन जो शंकराचार्य जी ने कही, हमारे हिंदू धर्म परंपरा के श्रेष्ठ संतों में से 4 शंकराचार्य होते हैं, उस परंपरा में एक संत है वो। लेकिन उनकी दोनों बातें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं, आउट ऑफ द प्लेस हैं। सिर्फ रक्षाबंधन करवा लेने से, राखी बंधवा लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। सैकड़ों हजारों मुसलमानों की तस्वीरें आ जाएंगी राखी बंधवाते हुए। खान सर जो है पटना में, वो हजारों महिलाओं से, लड़कियों से राखी बंधवाएंगे आज, तो उससे वो हिंदू नहीं हो जाएंगे। और राहुल गांधी नहीं बंधवा रहे हैं तो इससे उनके हिंदुत्व पर कोई सवाल नहीं उठेगा। वो बंधवाएं न बंधवाएं, एक तो पहले ये समझिए कि इसका कोई धार्मिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है राखी बंधवाने का। रक्षा बंधवाने का है, रक्षा जो बांधा जाता है उसका है, जो एन बद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबलम जो मंत्र पढ़ करके बांधा जाता है रक्षा, उसका महत्व वो धार्मिक है। रक्षाबंधन धार्मिक नहीं है, तो इससे प्रमाणित नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, जैसे हमने कहा कि मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने बहुत गलत कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हिंदू तो नहीं जानते हैं, हिंदू नहीं है तो मनुस्मृति पर नहीं बोल सकते हैं। अगर ये चीज आपने सिद्धांत तय करिएगा तो फिर तो कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम और क्रिश्चियन पर नहीं बोल पाएगा कि भाई आप अगर क्रिश्चियन नहीं है तो बाइबल पर क्यों बोल रहे हैं, या मुसलमान नहीं है तो आप क्यों कुरान पर बोल रहे हैं। तो ये दोनों बातें आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। आप कॉन्टेक्स्ट में रख के चीजें कहनी चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी इतने तो समझदार होंगे कि उनको पता है कि वो किस वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, और उनके हर एक जो भाषण वो देते हैं, या चाहे पुणे हो कहीं पर भी हो, उनको पता है कि वो कौन से वोटर को साध रहे हैं। उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन परिसीमन को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से डिमांड किया है कि लोकसभा में राज्यवार मौजूदा संख्या बल पर अगले 25 साल तक 543 बना रखे जाए, यानी कि सीटों की संख्या ना बढ़ाई जाए। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू कर दिया जाए। ये चिट्ठी लिखी गई है। राहुल जी, इस वक्त जो डिनोटेशन की बात हो रही थी, उस पे कांग्रेस ने क्या अपना रुख तय कर दिया कि वो चाहते हैं कि जो मौजूदा सीटों की संख्या है उसमें कुछ भी ना बढ़ाया जाए, जो उनकी पहले की मांग है उसको फिर से उन्होंने दोहरा दिया है। देखिए, एक तो कांग्रेस को ये लग रहा है क्योंकि जो पार्लियामेंट का सेशन है उसे साइनेडाइज नहीं किया गया है, तो जो है कांग्रेस को ये लग रहा है कि क्या सरकार जो है एक स्पेशल सेशन बुलाकर जो है क्या परिसीमन के बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके संदर्भ में आप इस चिट्ठी को देख सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस तो विरोध करती ही आई है, आपको पता है। उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि इसको नहीं किया जाना चाहिए इस तरह से, जिस तरह से जो है सरकार इसको करना चाहती है। दूसरी ओर जो अब डिबेट चल रहा है पॉलिटिक्स में, वो ये चल रहा है कि क्या पहले ऐसे सेशन जो है उसको साइनेडाइज नहीं किया गया है। पहले राजीव गांधी के समय में भी 76 डेज को साइनेडाइज नहीं किया गया था, तब भी हुआ था। तो पर क्या सरकार की ये मंशा है कि वो इस तरह का बिल लाएगी, ये सरकार को जो है क्लियर करना चाहिए। अजय जी, बस आगे मैं बढ़ूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह से सरकार ने सब बातचीत किया है, तो डीएमके भी बीजेपी के साथ नाते लग रही है कि आ जाएगी सरकार के साथ। नहीं, देखिए, डीएमके को एक पोजीशन लेना होगा। डीएमके के लिए परिसीमन को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके सामने जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि अगर हम लोग 543 ही रखते हैं और अगर 2026 में वो सीमा खत्म हो जाती है, पिछले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 का है, तो उसके बाद अगर कानून बनेगा तो उस कानून के हिसाब से 27 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, और 27 की जनगणना के आधार पर और जनसंख्या को बेस करके अगर परिसीमन होगा तो हो सकता है कि तमिलनाडु की सीटें 39 ही रह जाए या उससे कम हो जाए, और उत्तर प्रदेश की सीटें 150 हो जाए। ये प्रोपोजिशन के सामने 50% की बात हो रही है ना, हाँ, 50%। वही कहा गया, ये प्रोपोजिशन है कि आप अभी मान लीजिए, नहीं तो बाद में नुकसान होगा। आप अभी मान लीजिएगा तो 50% सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। हाँ, प्रो राटा बेसिस पर हर स्टेट का 50% बढ़ा दिया जाएगा। तो आप तो जाना चाहिए इस पर, लेकिन अभी तक चूंकि वहां की दूसरी पार्टियां, टीवीके, कांग्रेस, बाकी सबने एक स्टैंड लिया हुआ है, तो डीएमके अपने को एक पोजीशन करने के लिए रास्ता तलाश रही है कि कैसे उसमें
ठीक है, तो आगे बात बढ़ाएं। हम एक बार कर लेते हैं एक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री की, यानी कि पी चिदम्बरम की। जो पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री है, पी चिदम्बरम ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी 1 या 2 राज्यों में अगर सत्ता हासिल कर लेती तो इसमें कोई किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक और चिदम्बरम ने 1-2 राज्यों में सीजेपी पे लेकर जो बयान दिया तो कहा कि सरकार बनने की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने कहा है कि सीजेपी का देश भर में बड़ी ताकत बनने पर संदेह जताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सीजेपी की स्कूल ठीक करो अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा इस अभियान ने सत्ता में बैठे लोगों को जगा दिया है। सीजेपी के अभियान के बाद सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए फंड देने की घोषणाएं हो रही हैं। तो ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि अगर सीजेपी की 1-2 राज्यों में सरकार बन जाए तो कोई हैरानी नहीं हो सकती है। अजीत जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, शून्य इत्तेफाक है, 0 इत्तेफाक है। ये कोई एकदम राजनीतिक नासमझी की बात है कि जो अभी पार्टी भी नहीं बनी है, जो एक सोशल मीडिया हैंडल है, आप उसको कह रहे हैं कि सत्ता हासिल कर लेगी 1-2 राज्यों की। तो बताइए ना, किन 1-2 राज्यों की? ये ऐसे रैंडम थोड़े होगा कि 29 राज्य हैं अपने देश में और इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो कहीं बना लेंगे। आप अगर इतने राजनीतिक ऐसी आपके पास समझदारी है तो आप स्टेट बताइए किन स्टेट में बना सकते हैं। ये एकदम बिल्कुल मतलब ये भी आउट ऑफ द प्लेस, इसका वो कोई इसका मतलब नहीं। लेकिन स्कूल ठीक करो अभियान उनका ठीक है, अगर वो एक दबाव समूह के तौर पर काम करते हैं, स्कूलों को शिक्षा को ठीक करने की स्थिति बात करते हैं, तो वो राजनीति को अपने तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अभी हमको कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही है कि वो, अब जैसे राजस्थान में वो कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कह देना कि वो सत्ता हासिल कर लेंगे, ये बहुत फार फेच्ड है। आप सोचिए ना कि कोलकाता में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो 15 साल तक सत्ता में रही, उसके वजूद को बनाए रखने में जद्दोजहद चल रही है। और यह खबर भी कोलकाता से ही है, जहां पर अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ वो भी आपको बताते हैं। दरअसल टीएमसी के जो दफ्तर है कैमक स्ट्रीट में, 9 कैमक स्ट्रीट ये दफ्तर है और अभिषेक बनर्जी के दफ्तर माना जाता है। उस पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसपे तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ था। अब कोलकाता नगर निगम की ओर से बताया गया कि यह गलत तरीके से लगाया गया, अवैध लगाया गया। इसको हटाने के लिए जब वहां पर टीम पहुंची तो किस तरह से धक्का मुक्की हुई आप देख सकते हैं। यहां पर पुलिस भी मौजूद है, साथ में उनके साथ जो निगम के लोग हैं, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, वो भी मौजूद थे। झड़प के दौरान टीएमसी के राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद है, जो सीढ़ियों पर गिर गए। दरअसल कोलकाता नगर निगम की टीम और पुलिस टीएमसी दफ्तर पर लगे इस होर्डिंग को हटाने के लिए गई थी। अभिषेक बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं, जिसके बाद धक्का मुक्की होती है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस और नगर निगम की टीम काम कर रही है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये साइन बोर्ड हटाया जा रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। আপনারা জবরদখল করে ঢুকে এখানে যা ইচ্ছা তাই করবেন, বিজেপি উপর থেকে অর্ডার দিয়েছে বলে? দেশে গণতন্ত্র বলে, সংবিধান বলে, বিচার ব্যবস্থা বলে কিছু নেই? কারোর বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে আপনি আগে নোটিশ দেবে, নোটিশের বেসিসে হিয়ারিং হবে, অ্যাডজুডিকেশন হবে, লোয়ার কোর্ট, হাইকোর্ট, সিভিল কোর্টে মামলা হবে, বিচার ব্যবস্থা যা রায় দেবে আমরা মাথা পেতে দেবো। বিচার ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তো কেউ নয়। কোন রকম কোর্ট হিয়ারিং ছাড়া, কোন রকম ইন্সপেকশন ছাড়া, কোন রকম আলোচনা ছাড়া বিলবোর্ড খুলতে হবে, জোর করে অফিসে ঢুকে যাও। জোর করে তৃণমূলকে কি করে শেষ করা যায়? তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করো, তৃণমূলকে ভাঙো। এত ভয় কেন? মানুষের ভোটে যদি আপনারা নির্বাচিত হন, তৃণমূলকে মিটিং করার পারমিশন দেবো না, তৃণমূলকে মিছিল করার পারমিশন দেবো না, তৃণমূলের নেতাদের আক্রমণ করব, তৃণমূলের পার্টি অফিস ভেঙে দেবো, তৃণমূলের বিলবোর্ড খুলে দেবো। এত ভয় কেন? বিজেপির নেতা আর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বলবো যে ক্ষমতাটা প্রয়োগ করছেন তৃণমূলকে শেষ করার জন্য। তৃণমূল ঘাস ফুলের দল, ঘাস যত কাটবেন ঘাস তত বাড়বে, কেটে শেষ করতে পারবেন না। अब राहुल जी, बात तो सही है कि अगर किसी ने बिलबोर्ड लगाया है तो कैमक स्ट्रीट के उसी इलाके में बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, शोरूम है जिन्होंने इस तरह के बिलबोर्ड लगा के रखे हैं। कार्रवाई सिर्फ हो रही है यहाँ पर टीएमसी के दफ्तर पर। बेसिकली ये अभिषेक बनर्जी का दफ्तर है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए थे उनको हटा लिया गया। जो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ से लोग जो हैं दूसरे जो राज्यों में काम करने जाने की जो समस्या थी, जो माइग्रेशन की समस्या थी, उसे हल कर लिया गया। अब बिलबोर्ड सबसे बड़ा इशू बन गया। मतलब थोड़ा सा मतलब बीजेपी को भी सोचना चाहिए। आप इलेक्शन जीते हैं, उन चीज़ों पे काम करें जिन चीज़ों में ज़रूरत है, जो वहाँ पे वायलेंस का इशू रहता है, जो वहाँ पर
जो समस्याएं हैं, गरीबी का इशू है, जो वहाँ पर मतलब माइग्रेशन का इशू है, इन सब पे काम करें। आप बिलबोर्ड हटाने चले गए तृणमूल कांग्रेस के, उसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए। लोग भी देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देखती है। चलिए मैं इसको इस तरह से वाइंड अप कर देता हूँ अजीत जी कि 9/9 जो कि सचिवालय हुआ करता था वो तो अब सत्ता बदल चुकी है, लेकिन उस वक्त जब 5 साल तक, आखिरी 5 साल जो टीएमसी के रहे, उस वक्त 9 कैमक स्ट्रीट की जो ये इमारत है 3000 स्क्वायर फीट का बना हुआ 7 मंजिला इमारत है, ये सेकंड पावर पॉइंट था बंगाल में टीएमसी का। अब वो सेकंड पावर पॉइंट पे ही मुझे लगता है कि चोट की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।